हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे और बहुत सारी सर्दियों का बढ़िया सा मज़ा भी ले रहे होंगे। तो ठंडियों का मज़ा लेते रहिए, लेकिन पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम अब हमारा पास ही है, जनवरी बहुत जल्दी आ जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए अपना हम आज का पेपर कंप्लीट करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं 2011 का टीजीटी का पेपर, और ये आपकी पॉलिटी की क्लास है। जैसे कि आपको पता है, तो हम इसमें प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का, नागरिक शास्त्र का। तो आज हम 2011 का पेपर करेंगे। इससे पहले हमने 2021 का पेपर कर लिया, 2016 का पेपर कर लिया, 2013 का पेपर कर लिया। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये आपकी क्लास आती है सुबह 8 बजे और शाम को 6 बजे आपका हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट आता है, और साथ साथ बीच में 12 बजे दोपहर को आती है एनसीईआरटी की क्लास, जिसमें अभी आपका हिस्ट्री चल रहा है और कुछ दिन बाद आपका पॉलिटी शुरू हो जाएगा। तो हिस्ट्री चल रही है 12th क्लास की, फिनिश होते ही हम 11th क्लास की अपनी पॉलिटी शुरू कर देंगे एनसीईआरटी। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पेपर, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो जो भी मेरे चैनल पर यानी स्टडी विद अनु में नए हैं, तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है, जितना भी मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है, वो सारा का सारा आपको ईजिली मिल सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट से अपना पेपर सॉल्व करते हैं। समय नहीं है, इसलिए समय गवाते भी नहीं हैं। तो राजनीति शास्त्र सिद्धांत और परिभाषा से क्वेश्चन आया है। ये मानवीय संबंधों के उस किसी भी स्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। और ये परिभाषा किस विद्वान की है? तो ये परिभाषा दी है रॉबर्ट डहल ने। ठीक है, रॉबर्ट डहल जो कि 1915 से 2014 तक रहे हैं, एक आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतकार और राजनीतिक विज्ञान के अत्यंत उच्च कोटि के प्रोफेसर थे। इन्होंने लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत और पॉलियार्की जैसी अवधारणाओं का प्रतिपादन किया, और इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: ऑन डेमोक्रेसी 1998, हु गवर्न्स 1961, पॉलियार्ची, पार्टिसिपेशन एंड अपोजिशन 1971। ठीक है, नेक्स्ट, सरकार राज्य का अभिव्यक्त रूप है, ये व्यक्ति के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है लीकॉक का। लीकॉक का मानना है कि राज्य अमूर्त है, उसका मूर्त रूप सरकार ही है जो व्यक्तियों के हितों की पूर्ति करता है। लीकॉक 1869 से 1944 तक रहे और एक प्रसिद्ध कनाडियन राजनीतिक वैज्ञानिक और लेखक थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस 1906, द डाउन ऑफ कैनेडियन हिस्ट्री 1914, माई डिस्कवरी ऑफ इंग्लैंड 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है किंतु पग पग पर जंजीरों में से जकड़ा हुआ है। ये कथन किस विचारक का है? तो ये कथन है रूसो का। अपनी प्रसिद्ध कृति सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 के अंतर्गत रूसो ने इस समस्या पर विचार दिया कि मनुष्य ने किस तरह प्राकृतिक दशा से निकलकर सभ्य समाज का निर्माण किया। प्रस्तुत कृति इस वाक्य से आरंभ होती है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और वो सब जगह जंजीरों से जकड़ा है। रूसो के इस कथन से आभास होता है कि मनुष्य को प्राकृतिक दशा में जो स्वतंत्रता प्राप्त थी, सभ्य समाज में वो उससे वंचित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति ही नहीं वरन इच्छा ही राज्य का आधार है। ये कथन किस विचारक का है? तो ये कथन है ग्रीन का। ग्रीन का मानना है कि राज्य की शक्ति या प्रभुसत्ता मनुष्यों के नैतिक अधिकारों को लागू करने का साधन मात्र है। कोई भी कानून मनुष्यों को नैतिक नहीं बना सकता, क्योंकि नैतिकता ऐसी प्रेरणा पर आधारित है जिसकी स्वतंत्र रूप से इच्छा की गई हो। अतः ग्रीन ने लिखा है कि राज्य का आधार इच्छा है, बल प्रयोग नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त संबंध से समाज बनता है तथा कालांतर में समाज से राज्य। ये कथन किसका है? तो ये कथन है मैकाइवर का। राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत का समर्थन करते हुए मैकाइवर कहते हैं कि रक्त संबंध से समाज बनता है और कालांतर से समाज से राज्य। ऐतिहासिक सिद्धांत निम्नवत तत्वों को राज्य के विकास में सहायक मानते हैं: स्वजन समूह, संपत्ति, रीति रिवाज, शक्ति और नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। यह कथन किस विचारक का है? तो ये कथन है हेगेल का। किसका है? हेगेल का। हीगल आदर्शवादी परंपरा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण दार्शनिक विचारक है। इसे उग्र आदर्शवाद का जनक माना जाता है। हीगल ने राज्य को समस्त कानूनी और नैतिक बंधनों से मुक्त कर दिया। राज्य को कानून और नैतिकता का नियंता माना है। हीगल का मानना है कि राज्य विश्वासात्मा के बाह्य अभिव्यक्ति का सर्वोच्च रूप है। ये कभी ना तो गलत हो सकता है और ना ही गलत कर सकता है। इसके आदेशों के पालन में ही व्यक्ति का कल्याण है। इसी संदर्भ में हीगल ने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण कहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई नियंत्रण ना हो। ये कथन किस विचारक का है? तो ये है जॉन बोंदा का। किसका है? जॉन बोंदा का। उपरोक्त कथन बोंदा का है। बोंदा ने सबसे पहले अपनी पुस्तक द 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक 1576 यानी 1576 में संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया, लेकिन बोंदा ने सीमित संप्रभुता सिद्धांत का प्रतिपादन किया क्योंकि उसने संप्रभुता को प्राकृतिक, दैवी इत्यादि कानूनों से मर्यादित किया है। नेक्स्ट है, कानून संप्रभु की आज्ञा है, ये कथन है। तो ये कथन है जॉन ऑस्टिन का। कानून संप्रभु की आज्ञा है, ऑस्टिन का कथन है। ऑस्टिन के अनुसार प्रभु सत्ताधारी वो व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जिसकी आज्ञाओं को समाज के अधिकांश लोग स्वभावतः पालन करते हैं, परंतु वो स्वयं इस ढंग से किसी अन्य की आज्ञा नहीं मानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। स्वतंत्रता की ये परिभाषा किस विचारक की है? तो ये है सीले की। सीले स्वतंत्रता को सभी प्रकार के बंधनों का अभाव मानता है। सीले स्वतंत्रता के नकारात्मक स्वरूप को स्वीकार करता है और व्यक्ति को ही साध्य मानता है। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों में एफ.ए. हेयक, बर्लिन, नॉजिक, फ्रीडमैन इत्यादि प्रमुख है। स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल है कि वो समानता में निहित है। ये कथन है पोलार्ड का। किसका कथन है? पोलार्ड का। स्वतंत्रता तथा समानता को पूरक मानने वाले विचारकों में लास्की, ग्रीन तथा रूसो इत्यादि विचारक हैं। ग्रीन ने मनुष्य की आम चेतना के विकास के लिए स्वतंत्रता को अनिवार्य तत्व माना। आर.एस. टॉनी स्वतंत्रता और समानता को विरोधी ना मानकर एक दूसरे के लिए आवश्यक माना। प्रोफेसर पोलार्ड ने भी स्वतंत्रता और समानता को पूरक मानकर ये कहा कि स्वतंत्रता की समस्या का हल समानता में निहित है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। लोकतंत्र की ये परिभाषा किस विद्वान की है? तो ये अब्राहम लिंकन की है। अब्राहम लिंकन ने 1863 में डेविस वर्ग के भाषण में कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन है। एक अन्य जगह लिंकन ने लोकतंत्र की दूसरे शब्दों में परिभाषा दी, सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, परंतु सभी मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। यह निश्चित है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के परिणाम स्वरूप तथा बल प्रयोग द्वारा होती है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है स्पेंसर का। हर्बर्ट स्पेंसर 1820 से 1903 का विचार है कि राज्य दुर्गणों की संतान है जिस पर अपने जन्मदाता के चिन्ह अंकित हैं। ये सत्य हो अथवा ना हो कि मनुष्य असमानता का पुतला है और उसकी कल्पना पाप में की जाती है, परंतु यह निसंदेह सत्य है कि सरकार की उत्पत्ति आक्रमण के कारण और आक्रमण के द्वारा हुई है। स्पेंसर आगे कहता है कि यद्यपि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के द्वारा हुई है, इसलिए यह व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करती है कि वह सरकार की उपेक्षा करे या उसके साथ संबंध त्याग दे या उसकी रक्षा प्राप्त करने से इनकार कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक चिंतन का आरंभ यूनानियों से होता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है बारकर का। किसका है? बारकर का। अधिकांश पाश्चात्य विद्वानों की धारणा है कि राजनीतिक चिंतन को जन्म देने का श्रेय यूनानियों को है और उसे विकसित यूरोप वासियों ने किया। इन क्षेत्रों में पूर्व के देशों का कोई विशेष योगदान नहीं है। बारकर ने लिखा है कि राजनीतिक चिंतन का श्री गणेश यूनानियों से ही होता है। उसके जन्म का यूनानी मानव का शांत तथा स्वच्छ तर्क बुद्धिवाद के साथ संबंध है। नेक्स्ट है, राज्य के अंतर्गत राजा यदि चोरी का पता लगवाने में असमर्थ रहता है तो उसके लिए वो पाप के समान है। ये कथन है मनु का। राज्य के अंतर्गत राजा यदि चोरी का पता लगाने में असमर्थ रहता है तो उसके लिए वो पाप के समान है। ये कथन भारतीय विचारक आचार्य मनु का है। अन्य तथ्य, यदि राजा अपने कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ है तो वो पाप का भागी होगा। मनु कहते हैं वो कर के रूप में प्रजा के धन धान्य का छठा भाग वसूल करने का अधिकारी ही नहीं है, बल्कि सबके पाप पुण्य के छठे भाग का भी अधिकारी होगा। यह भी कथन मनु का है। नेक्स्ट है, परमात्मा सत्य है और सत्य ही परमात्मा है। ये कथन किसका है? ये कथन है गांधी का। गांधी के अनुसार सत्य ही ईश्वर है। गांधी के मतानुसार सत्य सत्य शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है अस्तित्व का होना। सत्य को ईश्वर या ब्रह्म कहने का ये कारण है कि सत्य वही है जिसकी सत्ता होती है और जो सदा टिका रहता है। ब्रह्म या परमात्मा की सत्ता तीनों कालों में बनी रहती है। गांधी जी अपने जीवन का घोष सत्य की शोध करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ रखा। नेक्स्ट है, संविधान राज्य के कार्य और नागरिकों के अधिकार निश्चित करता है। ये कथन है अरस्तु का। किसका है? अरस्तु का। संविधान के लिए अरस्तु द्वारा प्रयुक्त शब्द पॉलिटिया है जिसका अंग्रेजी रूपांतरण होता है कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, अरस्तु पॉलिटिया शब्द
की व्याख्या बहुत व्यापक अर्थों में किया है। अरस्तु का कहना है कि संविधान राज्य के पदों की वो व्यवस्था है जिसमें वो निर्धारित किया जाता है कि राज्य का कैसा कार्य होना चाहिए, नागरिकों के लिए कैसे अधिकार होने चाहिए एवं राज्य का विशेष और सर्वोच्च पद किसे मिले, ये सब संविधान द्वारा ही निश्चित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित और अलिखित संविधानों में भेद मात्रा का है, गुण का नहीं। ये कथन किस विचारक का है? तो ये कथन है गार्नर का। ठीक है। डी टॉकविले तथा थॉमस पेन जैसे विचारक ब्रिटिश संविधान अलिखित होने के कारण इसके अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं। वहीं गार्नर का मानना है कि कोई भी संविधान ना तो पूर्णतया लिखित होता है और ना ही पूर्णतया अलिखित। दोनों संविधानों में केवल मात्रा का भेद होता है, गुण का नहीं। ब्रिटिश संविधान के अस्तित्व को स्वीकार करने वाले विचारकों का मानना है कि जब लिखित और अलिखित संविधान का भेद ही वैज्ञानिक और वास्तविक नहीं है तो इस आधार पर ब्रिटिश संविधान के अस्तित्व को कैसे अस्वीकार किया जा सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। राज्य की प्रगति और संप्रभुता से क्वेश्चंस आए हैं। तो यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया था? तो यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र निर्धारित किया था 1948 में। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र निर्धारण करने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की यूनेस्को के द्वारा सितंबर 1948 में विश्व के प्रमुख राजनीतिक शास्त्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें परंपरागत राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित अध्ययन विषय शामिल किए जाने का निर्णय किया गया। राजनीति के सिद्धांत, राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक दल समूह और लोकमत, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। नेक्स्ट है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। आधुनिक समय में राज्य की संकल्पना के अंतर्गत राज्य के 4 तत्व माने गए, जिनमें जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता है। संप्रभुता को राज्य का महत्वपूर्ण तत्व माना गया क्योंकि वही तत्व राज्य को अन्य समुदायों से पृथक करता है। संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बोंदा ने किया था। प्रभुसत्ता का अर्थ राज्य की ऐसी शक्ति है जिसके बल पर वो अपने भूभाग में अपनी आज्ञाओं का पालन करा सके और बाहर के राज्यों के साथ एक लड़ाई के रूप में किसी तरह का लेन देन, मैत्री या लड़ाई कर सके। नेक्स्ट है, कौन सा विद्वान निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता? तो सीले जो है वो भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। सीले का मानना है कि भूभाग के बिना भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है। अन्य तत्व गैटिल ने राज्य की परिभाषा राज्य के विज्ञान के रूप में दी। गार्नर राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है। लास्की राज्य अन्य सभी समूहों की तुलना में अपनी सर्वोच्चता का दावा करता है। नेक्स्ट है, राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? तो राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किया है अरस्तु ने। राज्यों का सर्वप्रथम वर्गीकरण अरस्तु के द्वारा किया गया। अरस्तु ने वर्गीकरण 2 आधार पर किया है, संख्या के आधार पर अर्थात प्रमुख शक्ति का प्रयोग कितने व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, उद्देश्य के आधार पर अर्थात शासन करने वाले व्यक्तियों का उद्देश्य क्या है। अरस्तु ने अपने वर्गीकरण में पॉलिटी को सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था में शामिल किया, जिसके लिए वर्तमान समय में प्रजातंत्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का जनक कौन था? तो ये थे आपके लॉक। ठीक है, सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन उदारवाद के जनक जॉन लॉक ने किया। लॉक सामाजिक समझौतों के माध्यम से हॉब्स की तरह निरंकुश संप्रभुता का प्रतिपादन न करके सीमित और संवैधानिक संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लॉक का मानना है कि सरकार यदि नागरिकों के अधिकारों का अतिक्रमण करे तो नागरिकों का यह अधिकार है कि वो सरकार को बदल दे। राजनीतिक विचारधारा से क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष प्रजातंत्र वाला देश है जहां जनता प्रत्यक्ष तौर पर शासन के कार्यों में भाग लेती है, नीति निर्धारण का काम करती है, कानून बनाती है और प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण रखती है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनमत संग्रह, प्रत्याहन, आरंभक, लोकसभाएं इत्यादि उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, जर्मनी में हिटलर ने किस प्रकार के शासन की व्यवस्था करी? तो जर्मनी में हिटलर ने तानाशाही शासन की व्यवस्था की थी। हिटलर ने जर्मनी में तानाशाही शासन व्यवस्था स्थापित की। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ जो संधि हुई उससे जर्मनी की आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में ह्रास हुआ। जर्मनी को विश्व स्तर पर फिर से शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए हिटलर के नेतृत्व में नाजीवादी सरकार बनी और हिटलर ने राज्य को सर्वोपरि मानकर निरंकुश शासन व्यवस्था को अपनाया। नेक्स्ट है, राज्य साधन है साध्य नहीं। ये सिद्धांत है व्यक्तिवाद का। उदारवाद के प्रारंभिक चरण को व्यक्तिवाद कहा जाता है।
व्यक्तिवादी विचारधारा इस मान्यता पर आधारित है कि राज्य को व्यक्ति के मामले में हस्तक्षेप के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। व्यक्तिवादी विचारक मानते हैं कि व्यक्ति अपना हित स्वयं समझते हैं। व्यक्तिवादी राज्य को केवल साधन मानते हैं और व्यक्ति को साध्य माना। हर्बर्ट स्पेंसर ने तो यहाँ तक कह दिया कि राज्य को गरीब व्यक्तियों की भी मदद नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है मानव विवेक से आस्था निम्न में से किस विचारधारा में है? तो ये है आपकी उदारवाद के जनक जॉन लॉक को माना जाता है कि लॉक का मानना है कि व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है। लॉक ने प्राकृतिक अवस्था में 3 प्रकार के अधिकार बताए हैं: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। तो लॉक के अनुसार मानव स्वभावतः शांतिमय और सद्भावना से युक्त प्राणी है। नेक्स्ट है फांसीवाद का जन्म किस देश में हुआ? तो फांसीवाद का जन्म इटली में हुआ था। फांसीवाद की स्थापना मुसोलिनी ने इटली में की थी और ये भी जर्मनी की तरह तानाशाही शासन व्यवस्था पर आधारित थी। राज्य सब कुछ है और राज्य के बाहर और राज्य के बिना कुछ भी नहीं, ये कथन मुसोलिनी का है। मेरा कार्यक्रम कार्य है, बात नहीं, ये भी मुसोलिनी ने कहा। जिस प्रकार औरत के लिए मातृत्व आवश्यक है उसी प्रकार राज्य के लिए युद्ध, ये भी मुसोलिनी का कहना है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय का विरोध किया। तो अंतर्राष्ट्रीय का विरोध किया है फांसीवाद ने। सर्वाधिकारवादी विचारधारा फांसीवाद, नाजीवाद मानव जीवन के प्रत्येक पहलू सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक पर नियंत्रण का दावा करती है। इसमें व्यक्ति के अधिकार, स्वतंत्रता, विवेकशीलता का कोई मायने नहीं होता। इसमें संपूर्ण अधिकार राज्य के होते हैं। फांसीवादी अंतर्राष्ट्रीयतावाद का धुर विरोधी और राष्ट्रीयता का कट्टर समर्थक है। इसका आधार ही राष्ट्रीय सर्वोच्चता है। ये अंतर्राष्ट्रीयवाद को कायरो का मानसिक गल्प या मिथ्या प्रलाप गप मानता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत निम्न में से किसका है? तो ये वैज्ञानिक समाजवाद का है। द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रतिपादन हीगल ने किया। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति को हीगल से ग्रहण किया, किंतु हीगल ने जहां विचार को केंद्रीय स्थान प्रदान किया वहीं मार्क्स अपने चिंतन में पदार्थ को केंद्रीय स्थान प्रदान किया और इस पद्धति के माध्यम से राज्य की पदार्थवादी भौतिकवादी व्याख्या प्रस्तुत किया और अपने सिद्धांत को द्वंद्वात्मक पद्धति का नाम दिया। राजनीतिक विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप किस विचारक ने दिया है? तो ये दिया है अरस्तु ने। राजनीतिक विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है क्योंकि अरस्तु के इस महान ऐतिहासिक कार्य से पूर्व राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन नीति शास्त्र के अंतर्गत किया जाता था, किंतु अरस्तु ने अपने भागीरथ प्रयास से राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से पृथक करके इसे एक स्वायत्त विषय का रूप प्रदान किया है। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो गया। राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप किस विचारक ने दिया? पता नहीं कहाँ पे थे, मैं भूल गई। क्वेश्चन नंबर ये है, अरस्तु ने दिया है। ठीक है। समान इच्छा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो रूसो ने प्रतिपादित किया है। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बेंथम ने किया। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख सिद्धांत का प्रतिपादन बेंथम ने किया। यह सिद्धांत बेंथम के उपयोगितावाद का आधारभूत सिद्धांत है, जिसका अभिप्राय राज्य को केवल वही कार्य करने चाहिए जिसमें अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख की प्राप्ति हो, और बेंथम ने नैतिकता की परंपरागत धारणा का खंडन कर सुखवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, तो ये कार्ल मार्क्स ने दिया। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने प्रतिपादित किया। सिद्धांत के अंतर्गत मार्क्स ने यह बताया कि किसी भी वस्तु के उत्पादन में लगा कुल खर्च और बाजार में जितने दामों पर बेचा जाता है उन दोनों के बीच का अंतर ही अतिरिक्त मूल्य है, जिसे पूंजीपतियों द्वारा रख लिया जाता है। मार्क्स का कहना है कि ये मूल मजदूर के श्रम का फल है, इसे मजदूरों को देना चाहिए। मार्क्स के अन्य सिद्धांत है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद इत्यादि। प्राण रक्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मनु ने। ठीक है। प्राण रक्षक के सिद्धांत का प्रतिपादन मनु ने किया था। आचार्य मनु राजा को देवत्व की स्थिति प्रदान करते हैं और उनका मानना था कि राजा कभी गलती नहीं कर सकता, इसलिए मनु राजा के वध या उनके प्रति विद्रोह की आज्ञा नहीं देते। आचार्य मनु कहते हैं कि राजा विष्णु है, राजा का अपमान, उसके प्रति विद्रोह या राजा का वध सबसे भयंकर अपराध है, जिसका प्रतिकार मृत्युदंड के द्वारा होना चाहिए। इस तरह मनु ने राजा के प्राण की रक्षा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट है साम्राज्यवाद पूंजी का अंतिम चरण है, तो ये कथन है लेनिन का। किसका कथन है? लेनिन का। लेनिन ने 1870 से 1924 में वो प्रथम व्यक्ति हैं जिसे मार्क्स के दर्शन के व्यावहारिकता को धरातल पर चरितार्थ करते हुए सोवियत संघ के रूप में विश्व के प्रथम साम्यवादी राज्य की स्थापना किया। लेनिन ने अपनी प्रसिद्ध रचना इम्पेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म 1917 के साम्राज्यवाद पर तीव्र प्रहार करते हुए साम्राज्यवाद को पूंजीवाद की अंतिम अवस्था बताया है। राजनीतिक दार्शनिक दृष्टिकोण से राज एक आवश्यक बुराई है, ये कथन है व्यक्तिवादियों का। व्यक्तिवादी राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं। आवश्यक इसलिए है कि राज्य के विकास में सहायक है, जबकि बुराई इसलिए है कि वो व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधक है। अतः व्यक्तिवादी राज्य के कार्य क्षेत्र को सीमित करना चाहते हैं। अन्यथा हर्बर्ट स्पेंसर को वैज्ञानिक व्यक्तिवाद
व्यक्तिवाद का जनक माना जाता है, जबकि ग्राहम वॉलास को आधुनिक व्यक्तिवाद का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक था। तो वैज्ञानिक समाजवाद के जनक थे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का प्रणेता माना जाता है। मार्क्स ने यद्यपि कभी भी वैज्ञानिक समाजवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया, किंतु उन्होंने यूटोपियन समाजवाद की आलोचना करी। फ्रेडरिक एंगल्स ने कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सिद्धांत को वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया है। सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो सप्तांग सिद्धांत के प्रतिपादक थे मनु। सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादक मनु था। मनु, शुक्र, बृहस्पति इन सभी ने सप्तांग सिद्धांत दिया, परंतु सबसे पहले इस सिद्धांत को देने वाले मनु ही थे। अतः यदि प्रतिपादक की बात की जाए तो उसका सही उत्तर मनु ही होगा, ना कि कौटिल्य। प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता कौन सी नहीं है? तो प्लेटो ने दार्शनिक का शासन दिया, अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति, परिवार का साम्यवाद दिया है और नर नारी के समान अधिकार दिए हैं, लेकिन पुरुष प्रधान परिवार प्लेटो ने नहीं दिया। प्लेटो ने आदर्श राज्य की स्थापना के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है: न्याय का सिद्धांत, अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति एवं परिवार का साम्यवाद, दार्शनिक का शासन, शिक्षण व्यवस्था, नर नारी के समान अधिकार इत्यादि। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अध्यक्षात्मक सरकार किस देश में है? तो अध्यक्षात्मक सरकार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली यूएसए में है और इस शासन प्रणाली के अंतर्गत शासन के तीनों अंगों कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है और हर अंग एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ये शासन प्रणाली शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित होता है, जिसका प्रतिपादन मॉन्टेस्क्यू ने किया था। भारतीय संविधान। तो नागरिकता प्राप्त करने का निम्न में से कौन सा साधन है? तो नागरिकता आप जन्म से प्राप्त कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप वंश से प्राप्त कर सकते हैं, देशीकरण से प्राप्त कर सकते हैं, पंजीकरण से प्राप्त कर सकते हैं और भूमि के विस्तार से प्राप्त कर सकते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत निम्न प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है: जन्म द्वारा, वंश परंपरा द्वारा, देशीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा, भूमि विस्तार द्वारा इत्यादि। भारतीय संसद में नागरिकता अधिनियम पारित किया। तो भारतीय संसद में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया है 1955 में। भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा 1955 में पारित किया गया। इसके अंतर्गत नागरिकता प्राप्त करने के तरीके के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किया गया? तो निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है 324 के अनुसार। भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग के बारे में प्रावधान किया गया। निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें ये कहा गया है कि निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बनेगा जितने राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करे। निर्वाचन आयोग का सर्वप्रमुख कार्य संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना है। भारत के किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता के साथ अखंडता शब्द जोड़ा गया? तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए, जबकि 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300A में रखकर उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तब बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे 3 शब्द जोड़े गए। नेक्स्ट है, संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत ग्रहण किया गया है। तो ये ग्रहण किया गया है यूएसए के संविधान से। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन सिद्धांत यूएसए के संविधान से ग्रहण किया गया। यद्यपि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 के अंतर्गत भी सर्वोच्च न्यायालय को निर्णयों और आदेशों का पुनर्विलोकन करने का अधिकार है और उसके अतिरिक्त भी संविधान में कई ऐसे अनुच्छेद हैं जो सर्वोच्च न्यायालय को कानूनों की समीक्षा करने का अधिकार देते हैं। नेक्स्ट है, संघ की शासन व्यवस्था और भाषा। तो प्रदत्त विधान किया जाता है
कार्यपालिका के द्वारा। प्रदत्त विधान कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। प्रदत्त विधान या प्रत्यायोजन का तात्पर्य उच्च अधिकारियों के द्वारा अधीनस्थों को निर्धारित सीमाओं से कार्य करने हेतु अधिकार प्रदान करने से है। दूसरे शब्दों में प्रत्यायोजन एक प्रक्रिया है जिसमें कार्यभार को कम करने के लिए अन्य व्यक्तियों को अपने कार्य का कुछ भाग आवश्यक अधिकारों सहित सौंपना प्रत्यायोजन कहलाता है। नेक्स्ट है द्विसदनात्मक व्यवस्था वाला देश। तो द्विसदनात्मक व्यवस्था वाला देश है भारत। भारत में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया। इस प्रणाली में शक्तियों का विभाजन संघ और उसकी इकाइयों के मध्य होता है। इस प्रणाली को जो भी देश अपनाता है उस देश की व्यवस्थापिका द्विसदनी होती है। प्रथम सदन जो कि निम्न सदन कहा जाता है, इसमें संघ की जनता का प्रतिनिधित्व होता है, जबकि द्वितीय सदन जो उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, इसमें संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व होता है। बाद में कौन सी विधि राज्यसभा के चुनाव में प्रयुक्त होती है? तो अप्रत्यक्ष विधि राज्यसभा के चुनाव में प्रयुक्त होती है। बाद में चुनाव की दो प्रकार की विधियां पाई जाती हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष चुनाव हम उसे कहेंगे जिसमें जनता स्वयं प्रतिनिधियों का निर्वाचन करती है, जैसे लोकसभा और राज्य विधानसभा। जबकि अप्रत्यक्ष निर्वाचन के अंतर्गत जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि मतदाता के रूप में होते हैं, अर्थात इसमें जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं होती, जैसे राज्यसभा का निर्वाचन, राज्य विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इत्यादि का निर्वाचन। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से संघीय शासन की क्या विशेषता है? तो संघीय शासन की विशेषता है केंद्र और इकाई के बीच शक्तियों का विभाजन। संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है: लिखित और कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन, व्यवस्थापिका के उच्च सदन में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व इत्यादि। यूएसए, भारत, दक्षिण अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि संघात्मक शासन व्यवस्था वाले राज्य हैं। भारत में कौन सी प्रणाली है? तो भारत में संघात्मक होते हुए भी एकात्मक प्रणाली है। भारतीय शासन व्यवस्था संघात्मक होते हुए भी एकात्मक है। भारतीय शासन व्यवस्था संघात्मक व्यवस्था के अधिकतम विशेषताओं को पूरा करता है, लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो भारतीय व्यवस्था को एकात्मक बना देता है, जैसे इकहरी न्यायपालिका, इकहरी नागरिकता, शक्तियों के विभाजन के संदर्भ में केंद्र की सर्वोच्चता, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, व्यवस्थापिका के उच्च सदन में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व, आपातकालीन शक्तियां इत्यादि। किताबों के नाम: द ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट नामक पुस्तक की रचना किसने करी है? लॉक ने। द ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट 1690 पुस्तक जॉन लॉक की है। जॉन लॉक ने अपनी इसी पुस्तक के माध्यम से राज्य के दैवीय अधिकार के सिद्धांत का खंडन किया। लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये है रूसो। सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 नामक पुस्तक के लेखक रूसो हैं। रूसो की अन्य पुस्तकों में डिस्कोर्स ऑन द साइंसेज एंड आर्ट्स 1750, डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन एंड फाउंडेशन ऑफ इनइक्वालिटी 1755, एमिल कन्फेशंस, डायलॉग्स और रिबेरीज इत्यादि। रिपब्लिक ग्रंथ की रचना किसने की है? तो रिपब्लिक की रचना प्लेटो ने की। रिपब्लिक प्लेटो की रचना और इसका वैकल्पिक शीर्षक न्याय मीमांसा है। इसका मुख्य विवेच्य विषय न्याय सिद्धांत है। रूसो ने इस पुस्तक को शिक्षा शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना। पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट गवर्नर की कृति है। पॉलिटिक्स अरस्तु की कृति है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की कृति है। विधि शास्त्र पर व्याख्यान नामक पुस्तक का लेखक का नाम क्या है? तो जॉन ऑस्टिन है। विधि शास्त्र पर व्याख्यान नामक पुस्तक जॉन ऑस्टिन की है। ऑस्टिन ने इसी पुस्तक के माध्यम से अपने कानूनी संप्रभुता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑस्टिन की प्रभुसत्ता सिद्धांत की निम्न विशेषताएं हैं: अविभाज्यता, पूर्णता, सार्वभौमिकता, अधेयता, स्थायित्व इत्यादि। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? तो ये लेखक है लास्की। लास्की एक महान लेखक थे। उसके ग्रंथों की सूची बहुत लंबी है, जिसमें निम्नवत ग्रंथ बहुत लोकप्रिय है: ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925, अथॉरिटी इन द मॉडर्न स्टेट 1918, लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट 1930, द स्टेट इन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस 1934, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिक्स, द अमेरिकन प्रेसिडेंसी, द अमेरिकन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इन क्राइसिस 1933। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की रचना किसने करी है? तो अरस्तु ने। पॉलिटिक्स अरस्तु की पुस्तक है, जिसको 8 भागों में बांटा गया। अरस्तु के प्रमुख राजनीतिक विचार निम्नवत हैं: राज्य संबंधी विचार, नागरिकता संबंधी विचार, न्याय संबंधी विचार, संविधानों का वर्गीकरण, क्रांति संबंधी विचार, दासता संबंधी विचार। अन्य तथ्य हैं: अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है और अरस्तु को संविधानवाद का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स आइडियल्स नामक पुस्तक के लेखक हैं C.D. बर्नस। पॉलिटिक्स आइडियल्स नाम से 2 पुस्तकें लिखी गई। एक के लेखक C.D. बर्नस है, जबकि दूसरे के लेखक ब्रेंट्रेड रसेल है। ब्रेंट्रेड रसेल। राजनीतिक अर्थशास्त्र की एक समीक्षा नामक पुस्तक का लेखक था कौन? कार्ल मार्क्स। तो राजनीतिक अर्थशास्त्र की समीक्षा नामक पुस्तक कार्ल मार्क्स की है। मार्क्स की अन्य पुस्तकों में दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इत्यादि है। मार्क्स के प्रमुख सिद्धांत है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या।
डिस्कशंस ऑन आर्ट एंड साइंस नामक पुस्तक के लेखक हैं रूसो। डिस्कोर्स ऑन द आर्ट्स एंड साइंस नामक पुस्तक रूसो की है। इस पुस्तक के अंतर्गत रूसो ने यह मान्यता रखी है कि वैज्ञानिक एवं साहित्यिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप साधारणतः सारा समाज नैतिक दृष्टि से भ्रष्ट हो गया। रूसो की अन्य पुस्तकें निम्नवत हैं: डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन एंड फाउंडेशन ऑफ इनइक्वालिटी 1755, एमिल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कन्फेशंस इत्यादि। नैतिकता तथा व्यवस्थापना के सिद्धांत का परिचय नामक पुस्तक के लेखक है बेंथम। नैतिकता तथा व्यवस्थापना के सिद्धांत का परिचय 1789 में इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन 1789 नामक पुस्तक बेंथम की है। बेंथम ने इसी पुस्तक के माध्यम से उपयोगितावादी सिद्धांत की व्याख्या करी। और बेंथम की अन्य रचनाएं हैं: फ्रैगमेंट ऑफ गवर्नमेंट 1776, प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, मैनुअल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी इत्यादि। विविध से है। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार आरंभ किया? तो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक कानून तोड़कर शुरू किया था। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ नमक कानून तोड़कर किया और गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान किए और 240 मील की दूरी 24 दिनों में तय करके 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी ने नमक कानून तोड़ा। इसी के साथ ही हमारा 2011 का पेपर हो गया है सॉल्व और अब हम ये 2010 वाला जो पेपर है वो कल करेंगे। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। बीच में मैंने थोड़ा टिक्स करना कम कर दिया था, बंद कर दिया था। उसका थोड़ा सा रीज़न है, पेन नहीं चल रहा था और कुछ प्रॉब्लम हो गई है और फिर मुझे लगा कि थोड़ा फास्ट कर लेते हैं तो कंप्लीट हो जाएगा। वैसे भी आंसर्स आपको दिख ही रहे थे तो कोशिश रही रहेगी कि टिक करती जाऊँ और थोड़ा स्लो चलूँ। स्लो इसलिए नहीं चल रही थी कि थोड़ा पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे फास्ट चल के ख़त्म करा देना चाहिए और दूसरी बुक को शुरू कर देना चाहिए। और मैं आपके लिए एक बुक परचेज़ कर भी रही हूँ, इवन कर ली है, बहुत जल्दी इसको ख़त्म होने के बाद वो भी शुरू हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल हम 2010 का पेपर करेंगे, तब तक बाय, पढ़ते रहिए।